जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। कमेंट्स के आधार पर हम टॉपिक ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स है वो शिक्षण विधियों के आए कि शिक्षण विधियों के बारे में हमें बताएं। तो परीक्षा से ठीक पहले आपको शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ प्रश्न मैं यहाँ बता रहा हूँ। हो सकता है उसके दाएं बाएं ऐसे मतलब थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, और लेकिन फिर भी मैं आज आपको एक सुझाव दे रहा हूँ, वो ये कि रीड के लिए जो वीडियो डाले हुए हैं शिक्षण विधियों के, वो आप ज़रूर देख लें। उनमें प्रश्न आ सकते हैं, वो इतने उपयोगी हैं। ये केवल अभ्यास प्रश्न है, तो फिर भी प्रश्न तो हैं ही, और ज़्यादा क्लिष्टता में आपको अब नहीं उलझना है। जो आपने पढ़ लिया है उसका आप रिवीजन करें। तो ये देखिए पहला प्रश्न, शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसे हम कहते हैं। तो ये देखिए आप, शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर सुनाता है, तो शिक्षक हमेशा आदर्श है, आदर्शवाचक। और उसके बाद में अनुकरण करके छात्र जब पढ़ते हैं वो अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन अगर अकेला छात्र पढ़ता है तो वैयक्तिक वाचन, और अगर सामूहिक रूप से पढ़ते हैं तो समवेत वाचन। समवेत वाचन में ये भी होता है कि सबसे पहले कौन पढ़ेगा, तो जो ग्रुप है उसका नेता है या कक्षा का जो नेता है वो पढ़ेगा, वो उसकी लीडरशिप करेगा। ये भी प्रश्न है। और मौन वाचन है वो अलग है ही। तो इस प्रकार से वाचन पर प्रश्न आना तय है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि वाचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। फिर सहस्वर वाचन के हम दो पार्ट कर लेंगे, एक आदर्श वाचन और दूसरा अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा शुद्ध बिल्कुल आदर्श रूप में पढ़ा जाता है। इसके बाद में बालक सुनते हैं। आदर्श वाचन का कोई प्रकार नहीं होता, आदर्श वाचन ये, क्योंकि शिक्षक प्राय क्लास में एक ही होता है और वो ही पढ़ता है। तो ये कभी भी आदर्श वाचन है वो सामूहिक नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। सामूहिक हमेशा कौन सा हो सकता है, अनुकरण वाचन। फिर अनुकरण वाचन के दो भेद हो गए, वैयक्तिक वाचन, वैयक्तिक यानी एक बालक द्वारा पढ़ना, और दूसरा है समवेत वाचन। समवेत वाचन, यहां वैयक्तिक वाचन है वो हमेशा जो पढ़ने में अच्छे हैं या प्रतिभाशाली बालक हैं पहले उनसे करवाया जाता है और बाद में दूसरों से। समवेत वाचन ये सामूहिक वाचन है, छोटी कक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। बालक झिझके नहीं, इसके लिए पहले उसको समवेत वाचन करवाएं, उसके बाद में वो अकेला भी पढ़ लेगा। ये वैयक्तिक वाचन है। फिर मौन वाचन है, उसके भी दो प्रकार हैं। मौन वाचन के दो प्रकार कौन से हैं, एक तो गंभीर वाचन या गहन वाचन, जो विषय वस्तु है उसकी गहनता अगर है या उसमें गांभीर्य है तो वो गहन मौन वाचन होता है। दूसरा है वो द्रुत वाचन या त्वरित वाचन। तो द्रुत वाचन के लिए सहायक पुस्तकें होती हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं, कहानी, उपन्यास, जीवनी, कोई दृश्य वर्णन, घटना, ये सब हैं वो किसमें, द्रुत वाचन के लिए उपयोगी होती हैं। और जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कुछ जो पाठ है वो गहन वाचन के लिए ही होते हैं, जैसे निबंध है वो किस में आएगा, गहन वाचन में आएगा। तो ये आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन के फिर दो भेद। फिर अगला देखो, कई बार ये भी प्रश्न है कि बालक से मौन वाचन कब करवाया जाए, तो बालक के 5वीं कक्षा तक सहस्वर वाचन में पारंगत हो जाए, उसके बाद उसे मौन वाचन के लिए तैयार करें। इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्रम देखें तो आदर्श वाचन पहले, अनुकरण वाचन बाद में। दूसरा क्रम अगर हम देखें तो सहस्वर वाचन पहले और मौन वाचन बाद में। मौन वाचन केवल गद्य पाठ के लिए ही उपयोगी है, पद्य में मौन वाचन नहीं करवाया जाता। पद्य में समवेत वाचन का सर्वाधिक महत्व होता है। छोटी कक्षाओं में समवेत वाचन बहुत ही उपयोगी है। फिर ये देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की व्यापक विशेषता नहीं है, विद्यार्थी की रटंत स्मृति कितनी बढ़ी है,
यही नहीं है। ये देखो आप, विद्यार्थी की रटंत स्मृति कितनी बढ़िया। तो रटने पर बल है, वो मूल्यांकन कभी नहीं देता। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा तक हो रही है। कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुभव कितने प्रभावोत्पादक रहे हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई है। ये सब मूल्यांकन में होते हैं। आगे भी हम सीसी की ओर ये बात करेंगे। फिर अगला देखो आप, नाटक अथवा अभिनय उदाहरण है। नाटक अथवा अभिनय उदाहरण है दृश्य सहायक सामग्री का। यह सहायक सामग्री से संबंधित एक प्रश्न, यह तो पढ़ाई है सहायक सामग्री वाला। तो सहायक सामग्री में दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री और दोनों, ये तीन भेद आपको मानने हैं। लेकिन इसके दो अन्य भेद भी होते हैं, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। प्रक्षेपित सामग्री वो है जिस सहायक सामग्री का उपयोग हमें किसी यंत्र के माध्यम से स्क्रीन पर करते हैं। यानी जो स्क्रीन पर प्ले होती है, जिसमें भी स्क्रीन होती है, वो हमेशा प्रक्षेपित है। और जैसे प्रोजेक्टर है, वो क्या है, प्रक्षेपित है। प्रोजेक्टर है वो प्रक्षेपित है क्योंकि उस स्क्रीन पर दिखेगा। टीवी है वो प्रक्षेपित है, मोबाइल है वो प्रक्षेपित है, ये प्रक्षेपित है। दृश्य सहायक सामग्री का, सर्वे सहायक सामग्री का, दृश्य सर्वे सहायक सामग्री का, तो ये दृश्य सर्वे सहायक सामग्री का है नाटक, जिसे ड्रामा नाम भी दिया जा सकता है, ड्रामा। फिर अगला देखो, पढ़ना सिखाने के लिए शास्त्रीय प्रणाली का निर्माण किसने किया। बहुत कॉमन प्रश्न है और ये मॉन्टेसरी ने। किसने? मॉन्टेसरी ने। मॉन्टेसरी की विधि है वो मॉन्टेसरी विधि नाम से जानी जाती है। ये खेल विधि भी है, महिला अध्यापक ही इसमें मान्य हैं, उपयुक्त माने जाते हैं। मॉन्टेसरी कहाँ की थी? इटली की। फ्रोबेल कहाँ के थे? जर्मनी के। जॉन डीवी कहाँ के थे? अमेरिका के। ठीक है। फ्रोबेल वाली जो शिक्षण विधि है वो भी खेल विधि ही मानी जाती है। और वो कौन सी है? किंडरगार्टन। शिक्षा जगत में किंडरगार्टन पहली शिक्षा विधि है, इसलिए फ्रोबेल को जनक भी माना जाता है। वैसे तो कुक महोदय हैं खेल विधि के, लेकिन शिक्षा जगत में खेल विधि के जनक हैं। यानी पहली जो खेल विधि है वो किसने दी? फ्रोबेल ने दी। अगला देखो, श्रुतलेखन विधि का उद्देश्य नहीं है लेखन गति का विकास करना है, वाचन गति का विकास करना है, एकाग्रचित्तता का विकास, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास। तो इसमें आप देख रहे हैं श्रुत लेखन ही है तो फिर वाचन कैसे होगा? ये सीधा सीधा प्रश्न हो गया। और इसमें अगर चौथा विकल्प ये होता उपयुक्त सभी, तो सारा होता। लेखन गति का विकास भी होता है, एकाग्रचित्तता का विकास होता है, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास होता है। कई बार श्रुत लेखन में ये भी पूछ लेते हैं कि श्रुत लेखन में किन दो कौशलों का विकास होता है? तो सुनना और लिखना। बोलना का विकास नहीं होता, पढ़ना का विकास नहीं होता, सुनना और लिखना। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि श्रुत लेखन छोटे बच्चों को पठित अंश में से लिखवाना चाहिए और बड़ों को अपठित में से। फिर यह ध्यान रखना है कि कभी भी इसमें अध्यापक है उसको बार बार जो पढ़ाया गया उसको रिपीट नहीं करे, बल्कि एक बार एक ही गति से, जिस गति से बालक लिख सकते हैं, यानी उनके स्तर के अनुसार गति रखे, उसके अनुसार ही आवाज रखे और बालक लिखते रहेंगे। फिर उनको लास्ट में यानी अंत में एक बार पढ़कर सुनाया जाए। लेकिन बीच बीच में अगर आप उसको दोहराओगे तो दोहराना इसमें नहीं है, क्योंकि दोहराने से क्या होगा कि बालक हैं वो कंफ्यूज होंगे। वो उसको, छोटे बालक हैं वो दो बार भी लिख सकते हैं, इसलिए दोहरान कार्य इसमें जो है वो अवांछित माना गया है। तो ये श्रुतलेखन और वर्तनी सुधार के लिए श्रुतलेखन विधि है वो बहुत ही कारगर है, उपयोगी है। श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब कौशल हैं, इसलिए किस में आएंगे? कौशलात्मक उद्देश्य में आएंगे। ये किस में आएंगे? कौशलात्मक उद्देश्य में। कौशलात्मक
उद्देश्य। कौशल में आप देख रहे हो कि कौशल है वो, ये प्रश्न तो आएगा ही कि कोई भी भाषा है उसके शिक्षण में कौशलों का मनोवैज्ञानिक क्रम होता है। तो सीखने का क्रम तो अलग होता है, लेकिन ये कौशलों का क्रम है वो मनोवैज्ञानिक क्रम या मूलभूत या आधारभूत कौशल कौन से हैं। तो आधारभूत में देखो ये श्रवण कौशल जिसको सुनना भी कहते हैं, फिर बोलना, पढ़ना, वाचन और लिखना। मॉन्टेसरी है वो लिखना को पहले मानती है, पढ़ना से पहले लिखना। सभी जो कौशल है उनकी आधारशिला श्रवण कौशल है, आधारशिला श्रवण कौशल है। फिर इसके दो दो पार्ट हो जाएंगे। ये कौशलात्मक उद्देश्य है, इसमें आपको बताया हुआ भी ये जो पहले के पढ़े हुए हैं उनके कि इसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन से होते हैं? एक तो है अर्थ ग्रहणात्मक, अर्थ ग्रहणात्मक कौशल, और दूसरा होता है अभिव्यक्ति परक कौशल, अभिव्यक्ति परक कौशल। तो अर्थ ग्रहणात्मक कौशल है वो हम सुन करके और पढ़ करके अर्थ ग्रहण करेंगे। तो ये तो किस में आएंगे? अर्थ ग्रहणात्मक में आएंगे। पढ़ना है इसका आधार अगर पूछ लें तो ये लिखना है, इसका आधार लेखन होता है, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसको ही पढ़ा जाता है। और बोलना और लिखना है ये क्या है? ये अभिव्यक्ति परक है। ये कौन से हैं? अभिव्यक्ति परक है। फिर कौशल है इनके दो प्रकार से इनका वर्गीकरण हम और भी कर सकते हैं, एक तो मौखिक और एक लिखित। तो मौखिक में देखो, मौखिक में श्रवण, ये मौखिक में आएगा, पढ़ना नहीं आएगा। सुनना और बोलना ये मौखिक है, इनको ध्यान रखना है, ये मौखिक। और पढ़ना और लिखना ये दोनों लिखित हैं। ये कौन से कौशल होंगे? लिखित कौशल होंगे। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। तो कौशलों के बारे में शॉर्ट में मैंने आपको बताया। फिर ये आगे देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो सतत देखो कंटिन्यूअस, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास है, विद्यार्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त करना ये भी है, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण में सहायक है ये भी है, विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करना ये नहीं है। वैसे मूल्यांकन वाला सा ही ये प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अगर ये आ जाए कि CCE के दो घटक कौन से हैं, तो ये सततता और व्यापकता, ये दो हैं। व्यापकता में प्रश्नों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता आप उसमें पढ़ते आए हो, तो वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आज तक बना हुआ है, तो उसके चक्कर में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। वैसे प्रश्नों की व्यापकता है वो पहले नहीं मानना था, उसके बाद में नहीं भी माना। तो ये देखिए आप सततता एवं व्यापकता। सततता का मतलब है कि आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कमजोर बालकों को पहचानने के लिए उपलब्धि परीक्षण, इनका क्रम भी ध्यान रखना आपको। ये उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, उसके बाद में निदानात्मक परीक्षण, और फिर उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, इसके बाद में पुनः शिक्षण। और ये एक सर्किल के रूप में चलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सतत कहते हैं। और व्यापक का मतलब है कि इसमें शैक्षिक व गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। लेकिन एक ध्यान रखना है आपको, और वो ये कि ये उपचारात्मक शिक्षण है, इसका संबंध केवल विद्यालय से होता है, विद्यालय के बाहर की एक्टिविटी है वो इसमें शामिल नहीं होती। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर नेक्स्ट देखो, मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? मूल्यांकन शिक्षण आयाम, ये आयाम का मतलब उपागम है। उपागम आपके सिलेबस में है, तो ये उपागम देखिए, ये ब्लूम उपागम, ब्लूम की त्रिपदी प्रसिद्ध है, हर्बर्ट की पंचपदी प्रसिद्ध है, मॉरिसन का इकाई उपागम प्रसिद्ध है, ग्लोवर कुछ नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जॉन डीवी और किलपेट्रिक उपागम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किलपेट्रिक है वो कौन सी शिक्षण विधि के जनक माने जाते हैं? प्रायोजना विधि के, प्रोजेक्ट मेथड के। और विचार जॉन डीवी का था।
तो ये उपागम में आप ध्यान रखोगे, हर्बर्ट उपागम वो प्राचीनतम उपागम है और ये स्मृति स्तर का है। ये क्या है? स्मृति स्तर। और मॉरिसन वाला है वो बोध स्तर, इकाई वाला बोध स्तर। तीसरा है वो हंट का है जो इसमें विकल्प में नहीं है। फिर अगला देखो, ये तीनों स्तर वैसे खूब पढ़ते हो आप साइकोलॉजी में। व्याकरण शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं? एक प्रश्न आएगा, ये ध्यान रखना है, बहुत इजी प्रश्न आएंगे, आप जल्दबाजी में गलत मत कर देना बस। कि पूछा क्या है कि विशिष्ट से सामान्य, तो विशिष्ट से सामान्य आगमन है, विशिष्ट हमें सामान्य नियम होते हैं हमेशा, और विशिष्ट है वो उदाहरण होते हैं। इसलिए उदाहरण से नियम की ओर, ये हमेशा याद रखो। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, तो ये मूर्त भी होते हैं, ठीक है। लेकिन उदाहरण है वो अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित से निश्चित की ओर। यह आगमन विधि के सूत्र है। और निगमन विधि का पूर्ण से अंश की ओर, बाकी इसका उल्टा होगा, जैसे नियम से उदाहरण की ओर। नेक्स्ट देखो, दृश्य सर्वे सामग्री के संबंध में असंगत कथन है। दृश्य सर्वे सामग्री के संबंध में असंगत कथन है। सुंदर, आकर्षक और रुचिकर होनी चाहिए, छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, महंगी व जटिल होनी चाहिए। कॉमन प्रश्न था, ऐसा कुछ नहीं है। एक हमेशा आपको ध्यान रखना है कि साधन रूप में प्रयुक्त हो, साध्य रूप में नहीं। अवांछित व अनर्गल और अनावश्यक या बहुत ज्यादा अगर हम शिक्षण इनका प्रयोग करते हैं, टीएलएम का, शिक्षण सहायक सामग्री का, तो वो भी उचित नहीं माना जाता। आपके इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, उसका आपको ध्यान रखना है कि सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग, तो उपयोग पर भी इस बार प्रश्न आ सकता है। वरना तो 3 भाग हैं, वो दृश्य सर्वे आप सब जानते हैं। एपिडायस्कोप कौन सा है? एपिडायस्कोप ये दृश्य है। बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, ये दृश्य है। पाठ्य पुस्तक दृश्य है, श्यामपट दृश्य और सुलभ है, सहज है और शिक्षक का मित्र है। फिर नेक्स्ट देखो, सीतावाद्य है वो दृश्य, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन ये सब दृश्य है। मौनवाचन संबंधित है पद्य शिक्षण से, व्याकरण शिक्षण से, तो ये गद्य शिक्षण से। ये किससे है? गद्य शिक्षण से। पद्य शिक्षण में मौनवाचन नहीं होता। फिर नेक्स्ट देखो, अनुवाद विधि सिद्धांत का पालन करती है। अनुवाद विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये सारे शिक्षण सूत्र हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अनुवाद विधि में हम सबसे ज्यादा सहायता किसकी लेते हैं? मातृभाषा की, जो कि हमें पहले से ज्ञात है। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा। अगर ये इनमें से आ जाए तो आपको क्या करना है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? तो यह भी सीधा प्रश्न आप देख सकते हैं। कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? तो ये प्रत्यक्ष विधि, शास्त्रीय विधि, समवाय विधि, प्रदर्शन विधि। उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है। प्राकृतिक विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को क्या कहते हैं? प्राकृतिक विधि कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग या प्रत्यक्ष विधि में शिक्षण मातृभाषावत होता है, लेकिन मातृभाषा का माध्यम, मातृभाषा इसमें माध्यम नहीं होती। ये 2 चीज आपको ध्यान में रखनी है। मातृभाषा का सबसे अधिक सहयोग व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे प्राचीनतम विधि भी माना जाता है, उसमें किया जाता है। लेकिन मातृभाषावत यानी मातृभाषा के समान शिक्षण है वो प्रत्यक्ष विधि में होता है, क्योंकि इसमें बीच में दूसरी जो लैंग्वेज है उसका बीच में कोई सहयोग नहीं लिया जाता। तो ये मातृभाषा की तरह पढ़ाई जाती है प्रत्यक्ष विधि। फिर अगला देखो,
लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षकों को इस सूत्र का पालन करना चाहिए। असाधारण से साधारण की ओर, सरल से जटिल की ओर सतत अभ्यास करना, बराबर लिखते रहना। तो लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षकों को इस सूत्र का पालन करना चाहिए। तो ये देखिए, लिखित रचना की शिक्षा देते समय असाधारण से साधारण की ओर, ये तो होगा ही नहीं। सरल से जटिल की ओर, पहली बात यही है। उसके बाद में अभ्यास भी करना है, लेकिन इसमें उत्तर कौन सा होगा? सरल से जटिल की ओर। फिर अगला देखो, व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत है। व्याकरण पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना, व्याकरण को व्याकरण की पुस्तक से पढ़ाना, व्याकरण को अभ्यास द्वारा पढ़ाना, व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास आ जाती है। तो ये इतना बड़ा विकल्प है, तो वो उत्तरी हो सकता है। अव्याकृति सिद्धांत का मतलब अव्याकृति विधि किसे कहते हैं? भाषा संसर्ग विधि को कहते हैं। भाषा संसर्ग विधि। तो इसका मतलब क्या है कि व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास ही आ जाती है। यही जो है वो अव्याकृति विधि है, जिसमें व्याख्या यानी व्याकरण जो है वो अलग से नियमों के रूप में व्याकरणिक नियम नहीं बताए जाते, और इसमें सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक बल दिया जाता है। फिर नेक्स्ट देखो, उपचारात्मक शिक्षण का महत्व है विषय को स्पष्ट करने में, पिछड़े छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ लाने में, त्रुटियों का पता लगाने में, उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए आप, पिछड़े छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ लाने में। परीक्षा बहुत नजदीक है, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं ले रहा हूं। फिर अगला देखो, सुंदर लेखन अभ्यास के लिए उपयुक्त रहेगा। श्रुतलेख लिखना, प्रतिलेख लिखना, अनुलेख लिखना, कहानी लिखना। तो ये अनुलेख और प्रतिलेख में पूरा आपको ध्यान रखना है। अनुलेख हमें किसको कहते हैं? अनुलेख है वो हूबहू नकल करके लिखना। कई जगह ये प्रतिलेख दे रखा है उसमें, तो आपको अनुलेख ही मानना है। इसमें हूबहू नकल होती है, और इसमें अपना भी कुछ होता है प्रतिलेखन में। ठीक है, ये बिंदुओं का मिलान करके इसमें लिखा जाता है, हूबहू नकल हो गई ना, वो भी बिंदु मिलाना है, वो भी इसमें आएगा अनुलेख में, लेकिन वही हूबहू नकल है। तो ये ध्यान रखना है। और सुनकर के लिखना वो श्रुतलेख है। फिर अगला देखो, आप देर से आने वाले, इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। छात्र की समस्या का समाधान करेंगे, उसे पाठशाला से निष्कासित करके, उसके अभिभावकों से शिकायत करके, उसके देर से आने के कारणों की जांच करके, छात्र को दंडित करके। बहुत ही आसान प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। उसके देर से आने के कारणों की जांच करके, सबसे पहले कारण जानेंगे। नेक्स्ट देखो, प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की प्रमुख विधि है कक्षा अभिनय विधि, आदर्श नाट्य विधि, रंगमंच विधि, व्याख्या प्रणाली। ये नाटक शिक्षण, संवाद शिक्षण का मतलब है नाटक शिक्षण। तो इसमें कक्षा अभिनय विधि है। कक्षा अभिनय विधि में अध्यापक के निर्देशन में छात्र हैं वो स्वयं अभिनय करके पढ़ते हैं। और आदर्श अभिनय विधि है, इसमें शिक्षक है वो स्वयं सभी पार्ट या सभी रोल या भूमिका निभाता है। छात्र हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, इसलिए वो उपयुक्त नहीं मानी जाती। बल्कि कौन सी उपयुक्त मानी जाएगी? कक्षा अभिनय। रंगमंच विधि है, ये बहुत महंगी है, ये कक्षा विधि नहीं है, इसलिए ये बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं मानी जाती। गद्य शिक्षण की विधि है, ये इस तरह से अलग अलग भी आपसे पूछेंगे। व्याकरण शिक्षण की विधि है, पद्य शिक्षण की विधि है, गद्य शिक्षण की विधि है। तो अभिनय विधि तो नहीं है, नाटक विधि भी नहीं है, अर्थबोध विधि है। खंड ये काव्य दे दिया तो यहां ये नहीं होगा, बल्कि अर्थबोध विधि गद्य शिक्षण की विधि मानी जाती है। तो ये थोड़े से प्रश्न थे, थोड़ा सा इसमें आपको अभ्यास करने का मौका मिलेगा। तो ये आज के अपने शिक्षण विधियों के प्रश्न थे। धन्यवाद।